सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो किस चरण में सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? फिट्स में की जा सकती है। किस चरण में? फिट्स चरण में की जा सकती है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए भ्रूण के फिट्स चरण के 12वें सप्ताह में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जिसमें बच्चों के विकास और बच्चे में होने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी को फिट्स के लिए नुकसान मानती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं? आपको बताना है किसमें से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये डिम्ब वाहिनी नली। क्या है ये? डिम्ब वाहिनी नली। ये पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है। किसका है? ये महिला का होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा डिम्ब वाहिनी नली, इसे टेलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब का नहीं है। इसको फैलोपियन ट्यूब या टेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये नहीं है। यह हिस्सा महिलाओं में गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनती हैं। पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जनेंद्रियां शामिल होते हैं। पुरुष शरीर में वृषण टेस्ट उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थिर होते हैं, जिसे वृषणकोश स्क्रोटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। क्या कहता है? क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। अब पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेसेक्टॉमी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष नसबंदी कहेगा तो क्या हो जाएगा? वेसेक्टॉमी हो जाएगा। अब महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। देखिए इसमें है कि विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं? आपको बताना है इसमें विटामिन बी से संबंधित नहीं है। देखिए तो ये थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन है, लेकिन ये एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब B1 का क्या नाम है? थायमिन। B2 का नाम राइबोफ्लेविन और B3 का नाम नियासिन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका नाम था डाइक्लोफेनाक। इसका क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक। इसका क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में मवेशियों के इलाज के लिए डाइक्लोफेनाक दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं होते। जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है। बाकी अब जो 4 बचते हैं वो किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कीड़ा। इसको देखिए, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। जो बीसी होता है ये जल में घुलनशील होता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में दिया है, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एनम में पूछा है थोड़ा सा, तो जब स्पेशल पूछता है किसी एग्जाम में तो थोड़ा सा टिपिकल बना देता है। जैसे अब एनम स्पेशल बायोलॉजी से यहाँ पूछेगा ही।
अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। देखिए, वे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है उसे गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं जिनमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड है और 11 गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, असंतुलित पोषण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, असंतुलित पोषण कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग की अवस्था को असंतुलित पोषण कहा जाता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें पूछता है विटामिन की कमी से रतौंधी, हड्डियों की कमजोरी, रक्तस्राव की समस्या आदि बीमारी हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इस शरीर निर्माण आहार है। ठीक है, इसके बारे में जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रोटीन को शरीर निर्माण का आहार कहा जाता है। इसको प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर निर्माण का आहार कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संरक्षित भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। आपको बताना है संरक्षित भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो क्या करता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। देखिए, संरक्षित भोजन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थों को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि वे प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों और संक्रमणों से बचाते हैं। सभी फल और सब्जियां और साथ ही डेयरी उत्पाद सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण। आपको बताना, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। तो कौन सा कारण है, ये भोजन के साथ चाय लेना। ये क्या है, भोजन के साथ चाय लेना, ये आयरन के कम अवशोषण का कारण होता है। ठीक है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण भोजन के साथ चाय लेना है। कई आहार कारक इस अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों की पहचान करने के बाद आयरन अवशोषण पर चाय के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया। पर्याप्त मात्रा में लौह अवशोषण बढ़ाने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, मांस, मछली आदि चाय की बड़ी मात्रा में भी लौह अवशोषण के अवरोध को दूर करता है। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो किस विटामिन को जाना जाता है, विटामिन के को। ध्यान रखिए, इसको क्या जाना जाता है, रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। देखिए, विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये लाइन ध्यान रखिएगा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। यह शरीर में कुछ प्रकार के प्रोटीनों को पूर्ण संश्लेषण में सहायक होता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की सहायता से ही शरीर की अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है जो बांझपन होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। विटामिन से जरूर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ वाला पूरा सेशन आप जरूर देखिएगा। विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में बांझपन ज़्यादातर देखने को मिलता है। बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो पुरुष तथा महिला दोनों में हो सकती है। इसका मुख्य कारण जेनेटिक होता है। पुरुषों और महिलाओं में यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कारण विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन से कमी होता है, ऑस्टियोमैलेशिया। कौन सा रोग होता है, देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोमैलेशिया होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी होगा। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है। हड्डियों के कमजोर होने को ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। हड्डियों को कमजोर होने को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को भी कहा जाता है। बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में इस रोग को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया का मुख्य कारण विटामिन डी का कम अवशोषण है, क्योंकि विटामिन डी हड्डी की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। आपको बताना है कौन सा जो विटामिन है यकृत में संचित होता है। तो कौन होता है यकृत में, देखिए विटामिन के भी होता है, एक मिनट देखिए, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी यकृत में संचित होते हैं। देखिए यकृत में लोहे और तांबे के साथ विटामिन ए, डी, ई, के और बी12 जमा होते हैं। यकृत विटामिन डी को अपना सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। यकृत या जिगर या कलेजा लीवर शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्रणाली में पाया जाता है। इतनी ही बात आपको ध्यान रखना। चलती है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होता है। आपको बताना कि जब दांतों में कैविटी किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है, फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, दांतों में कैविटी यानी गड्ढे बन जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी हो जाएगा। देखिए कैविटी जिसे दांत का सड़न भी कहा जाता है, इसमें दांतों में छेद हो जाता है। यह फ्लोरीन तत्व की कमी से होने वाला रोग है। कैविटी के लक्षण दांतों में संवेदना, दांत दर्द, दांत में छेद होना, दांत पर काले या सफ़ेद दाग पड़ना आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय की आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। भी ध्यान रखिएगा, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन के परिवर्तन से काफ़ी बढ़ जाता है। वसा और शर्करा को कंकाल की मांसपेशी कोशिकाओं में बढ़ावा देकर कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन में चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। संतरे में बहुतायत में होता है। आपको बताना संतरे में बहुतायत में क्या होता है। तो क्या होता है, विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी होता है। देखिए संतरे में बहुतायत विटामिन सी होता है। विटामिन सी साधारणतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वो सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि के साथ फर्टिफाइड किया गया हो तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये होता है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फर्टिफाइड किया गया हो तो उसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वो सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दूसरे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फर्टिफाइड किया गया हो। सोया दूध सोयाबीन से बना एक पेय है। सोया दूध में लगभग उसी अनुपात में प्रोटीन होता है जितना गाय के दूध में, लगभग 3.5%, साथ ही 2% और 2.9% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2% वसा होता है। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं।
कौन से किए जाते हैं? ये है आयरन और आयोडीन। क्या है ये? आयरन और आयोडीन है। तो कौन सा सही होगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है। डबल फोर्टिफाइड साल्ट एक नया खाद्य उत्पाद है जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो कितना होता है ये? 99% होता है। 99% होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो 99% होता है। शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, जबकि मात्र 1% कैल्शियम रक्त, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों में पाया जाता है। कैल्शियम एक खनिज है जो अक्सर स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा होता है। यह रक्त की थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? यानी बताना आपको विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो विटामिन B12 का क्या नाम होता है? कोबालमिन होता है। क्या होता है? कोबालमिन होता है, या साइनो कोबालमिन लिखा रहेगा। ठीक है। तो B12 का क्या नाम होता है? साइनो कोबालमिन, या सिर्फ कोबालमिन लिखा रहेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ कुछ और नाम दिए हैं, जैसे इसको आप विटामिन सी का ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का पायराडॉक्सिन होता है, और ये B12 का कोबालमिन होता है। B3 का नियासिन होता है। नियासिन के ही इसकी कमी से, B3 की कमी से जो नियासिन, इसका रासायनिक नाम इसी की कमी से पेलाग्रा नाम का रोग होता है। विटामिन B1 क्या होता है? थाइसिन होता है, थाइमिन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध है? तो वसा में कितने प्रकार घुलते हैं? 4 प्रकार के विटामिन घुलते हैं, और 2 प्रकार के विटामिन जल में घुलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी हो जाएगा। देखिए, इसको याद रखिए, कीड़ा जो होता है, कीड़ा ये वसा में घुलनशील होता है, और जो BC होता है ये जल में घुलनशील होता है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन E का टिकोफेरॉल होता है। विटामिन K का थायोक्विनोन होता है। इसका ये रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो किसके जरिए एमिनो एसिड प्राप्त होता है? प्रोटीन के जरिए होता है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, किसके जरिए प्राप्त होता है? प्रोटीन के जरिए प्राप्त होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे शरीर में अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है? ये होता है विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, सभी रसदार एवं खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? आपको बताना कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो कौन सा ये नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं होता इसमें? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। बाकी लोहा, सोडियम, जिंक ये सब है। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा है, तो उसमें बहुत बारीकी से बायोलॉजी पूछता है। इसके बारे में देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी होम्योपैथिक में पूछा है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा आसानी से नष्ट हो जाता है? ये विटामिन सी। देखिए, जल में कौन घुलनशील होता है? बी और सी। तो इसमें देखिए बी कहीं दिया नहीं, तो कौन ऑप्शन में दिया है? सिर्फ सी दिया। यहीं बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो अत्यधिक ताप के कारण कौन सा नष्ट होगा? विटामिन सी ही नष्ट होगा। यहाँ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? आपको बताना है किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो किस में होता है? ये होता है आपके घी में। ठीक है, घी में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। देखिए, प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र और अन्य अजैविक तत्व होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड का सरल रूप है। चावल, मक्का, घी और मांस में से उच्चतम प्रति कैलोरी ग्राम मान घी का होता है। किसका होता है? घी का होता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? आपको बताना हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। किसके लिए होता है? वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ ही है। इसका सरल रूप एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है और मांसपेशियों का निर्माण भी करता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन और अंडे की जर्दी होती है, ठीक है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है। बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो 7%। कितना किया गया है? ये 7% किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का 7% अनुशंसित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो कितना करना चाहिए? 1600 से 2400 कैलोरी करना चाहिए। कितना? 1600 से 2400 कैलोरी करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 1600 से 2400 कैलोरी। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आपको बताना फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा होता है? दूध। दूध में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। 163 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कैल्शियम के बाद फास्फोरस हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिजों में दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करती है। फास्फोरस विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है और कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करता है। इसकी कमी से दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन और खनिज और हैं, और आपको बताना इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 श्रेणियाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 2 हो गया, वसा 3 हो गया, विटामिन 4 हो गया, खनिज 5 और छठवां क्या होता है? पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में ही दिया है कि 6 कौन होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल हो जाएगा। और इसके बारे में देखिए, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसमें बस आपको एक लाइन एक्स्ट्रा याद करना ही है। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने 1911 में किया था। तो किसने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग? सी फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आपको बताना है कि जो आलू होता है ये किसका एक प्रमुख स्रोत होता है? तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 60 से 70% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत निम्न हैं: गेहूँ, चावल, मक्का, गुड़, शक्कर, शहद, आलू, केला, शलजम, दूध, पके फल आदि। अगला क्वेश्चन है, में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर की स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रतिऑक्सीकारक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल
कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए आपको बताना है। तो कितने 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने अधिक नहीं होना चाहिए 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। तो 3 पोषक तत्वों में से एक है। ध्यान रखिएगा प्रोटीन 3 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। कितना 3 पोषक तत्वों में से एक है। तो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए ये अभी पढ़े हैं कि 2400 होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 2500। ठीक है 1600 से 2500 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2400 यानी कितना हो जाएगा 2500 कैलोरी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ देखिए कितना दिया कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए 2500 कैलोरी होना चाहिए। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। किस अवयव का होता है आपको बताना है। तो किसका होता है ये वसा का कैलोरीफिक मान सर्वाधिक अधिक होता है। ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो ये होता है ग्लूकोज। ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है ग्लूकोज करता है। इसका आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ग्लूकोज C6H12O6 का सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह काजू अंगूर व अन्य फलों में जड़ों में जैसे चुकंदर की जड़ों में भोज्य पदार्थों के रूप में पाया जाता है। 171 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है B3 को। इसको किस नाम से B3 का रासायनिक नाम क्या है नियासिन है। क्या है नियासिन है। देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है किसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। तो B3 की कमी से। जबकि विटामिन B7 व विटामिन B9 का रासायनिक नामकरण है बायोटीन और फोलिक अम्ल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। तो विटामिन देखिए आपको विटामिन 1 विटामिन 6 विटामिन 12 इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा हरी फूल गोभी। कौन सा हो जाएगा हरी फूल गोभी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल नींबू संतरा मौसमी आंवला टमाटर हरी फूल गोभी पत्तेदार सब्जियां अंकुरित अनाज इत्यादि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किसी धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो आपको बताना सीधे ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है विटामिन डी मिलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सब आप पढ़ चुके हैं। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। B1 से बेरी होता है। C से स्कर्विक रोग होता है। E से जनन शक्ति का कम होना और K से रक्त का थक्का न बनना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा इसमें विटामिन B12। ठीक है विटामिन B12 होता है मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो इसका ए हो जाएगा। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। ये जल में घुलनशील होता है। तो भाई बी और सी क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। यह विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। 175 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176।
वसा में घुलनशील, तो बताए वसा में घुलनशील कौन होता है? कीड़ा होता है। बी और सी जल में होता है। देखिए इसमें बी आ गया, ए भी नहीं होगा, इसमें सी आ गया, इसमें सी आ गया, नहीं होगा, तो बचा कौन? यही बचा, एक इसमें घुलनशील हो जाएगा, वसा में घुलनशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन घुलनशील होता है? बी और सी, तो कौन हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? आपको बताना इसमें कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल, मछली का जो तेल होता है विटामिन ए का क्या होता है? एक अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी बताए हैं कि जो विटामिन B12 होता है इसका क्या नाम होता है? कोबालमिन होता है, या साइनो कोबालमिन भी कहीं लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विटामिन B12 को साइनो कोबालमिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भी ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में कौन घुलनशील होता है? बी और सी, तो क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। उसको का निर्माण प्रोटीन से होता है। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। शहद का प्रमुख घटक है, आपको बताना कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के जमनी थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त के जमनी थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कौन करता है? विटामिन के करता है। कौन करता है? विटामिन के करता है। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्तस्राव बहुत अधिक होता है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। किसका होती हैं? प्रोटीन का होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है। 187 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? आपको बताना इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें? मुर्गा। जो मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में कौन घुलनशील होता है? बी और सी, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है। आपको बताना है विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो देखिए खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंवला। आंवला क्या होता है? खट्टे होता है, इसमें विटामिन सी का स्रोत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? आपको बताना है विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो अभी पहले वीडियो में बताए थे, इनका नाम था काश्मीर फंक। ध्यान रखिएगा जो फंक है ये विटामिन शब्द के जनक हैं। इसके बारे में देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? आपको बताना वसा में घुलनशील नहीं, यानी जल में कौन होता है? तो वसा में कौन है घुलता है? बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो क्या है? वसा में घुलनशील कौन नहीं होगा? विटामिन बी और सी हो जाएगा। इसका 192 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा? आपको बताना किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित
पहला विटामिन कौन सा है? तो पहला विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। देखिए, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन विटामिन सी है। किण्वन प्रक्रिया में कुछ कवक, जिन्हें इष्ट खमीर कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित करके अल्कोहल बनाते हैं। यह मदिरा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? आपको बताना है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं इसको? टोकोफेरॉल। क्वेश्चन है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? आपको बताना सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे क्या होती है? लिपिड। ठीक है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लिपिड से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए आवश्यक होता है। 197 का क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। देखिए, इसमें है लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है? आपको बताना है लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है। तो ये क्या होता है? ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, यही होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं? ये 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में घुलनशील नहीं, यानी जल में घुलनशील होगा तो कौन? विटामिन बी और सी होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होता है? जो बादाम होता है कौन से विटामिन से समृद्ध होता है, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विटामिन ए, विटामिन ई। ठीक है, कौन होता है? विटामिन ई बादाम में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं? आपको बताना कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अब देखिए, यहाँ सीधे सीधे नाम ना दे के कर दिया है, उसका रासायनिक नाम दे दिया है। तो विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। तो पानी में घुलनशील कौन नहीं हो? देखिए, पानी में घुलनशील कौन होता है? बी और सी होता है। इसके अलावा जिसका देखिए रासायनिक नाम मैच करेगा वही हो जाएगा। तो देखिए, रेटिनॉल ए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और ये वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी थायमिन, नियासिन और राइबोफ्लोविन ये सब क्या होते हैं? विटामिन बी और बी के नाम है। विटामिन ये सब बी के नाम होते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। यह कई विटामिनों का समूह है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत थायमिन, विटामिन बी1, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, नियासिन, विटामिन बी3 आदि विटामिन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? पोटेशियम। क्या महत्वपूर्ण है? पोटेशियम है। इसके बारे में देख लीजिए। पोटेशियम सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है। यह शरीर में विद्युत अपघट्य के संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता और अंगघात का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में। गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो कौन है इसमें? फलियां। ठीक है, क्या है इसमें? फलियां जो होती हैं ये प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है। देखिए, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसमें बच्चों में क्वाशियरकर यौम देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, मरासमस नामक रोग हो जाता है। किसके कारण से? प्रोटीन की कमी से सब होते हैं। ये इतने ही आपसे पूछता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? इसको ट्राइग्लिसराइड्स। इसको क्या बोला जाता है? ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। आपको बताना है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक कौन है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर स्रोत होता है। नारंगी प्रचुर स्रोत होता है तो किसका नारंगी प्रचुर स्रोत होता है? ये विटामिन का होता है। नारंगी किसका प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन का होता है। किसका होता है? विटामिन का होता है। 209 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है क्या हो जाएगा? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं होता है, ए का नाम होता है। यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मानव रोग, लक्षण एवं उपचार को पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।